हेलो बच्चों, हमने जो पाठ शुरू किया हुआ है वो पाठ है 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था एक बार उसी को दोहरा लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्षारक और अम्ल के बारे में। जो साधारण तौर पर क्षारक हम लैब में इस्तेमाल करते हैं वो ये लिखे हुए हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। अब जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है और वो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग का कर देते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान से याद करें कि जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग का कर देते हैं। अब इन क्षारकों की अभिक्रिया होती है धातु के साथ। ये सारी धातु हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब धातु हैं। तो इनमें से ये जो क्षारक हैं इनकी अभिक्रिया होती है धातु के साथ, लेकिन सब धातुओं के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं और जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करते हैं। जिंक के साथ करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ करते हैं। तो ये जो क्षारक हैं ये कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी तरह अम्ल के बारे में भी बताया गया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये साधारण तौर पर जो अम्ल हम इस्तेमाल करते हैं लैब में वो लिखे हुए हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इसे आप अच्छे से याद कर लें। अब ये जो अम्ल हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल रंग का कर देते हैं। ठीक है, अब अम्ल की जब भी अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल इनमें से कोई भी हो सकता है, धातु इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अम्ल की अभिक्रिया जब भी धातु के साथ होगी लवण और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेंगे। इसी तरह जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ होगी तो हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेंगे हमेशा। तो ये चीज़ याद रखना, क्षारक की जब धातु के साथ होती है लवण और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं, अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। लेकिन जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ होती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी में कि हमने यहाँ एक बीकर में कोई विलयन लिया है, कोई भी है ये विलयन। विलयन क्या होता है? किसी भी चीज़ की घुली हुई अवस्था विलयन कहलाती है। जैसे चीनी को कल भी बताया, पिछली वीडियो में भी बताया था कि चीनी को जब पानी में घोल दे तो वो चीनी का विलयन बन जाता है। तो विलयन क्या होता है? किसी भी चीज़ की घुली हुई अवस्था। तो हमने किसी चीज़ का विलयन यहाँ ले रखा है। अब हमने क्या किया, अंडे का जो कवच होता है या छिलका जिसे कहते हैं, अंडे का कवच जो होता है या छिलका, हमने उसको पीस कर इस विलयन में मिला दिया। अंडे का कवच पीस करके इस विलयन में मिला दिया। अब इन दोनों की अभिक्रिया हुई, इस विलयन की और अंडे के कवच की, और हमें अभिक्रिया के बाद क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। विलयन लिया हुआ था, अंडे के कवच को पीस के इस विलयन में मिला दिया और अभिक्रिया होने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। अब अंडे के कवच का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि धातु कार्बोनेट। यानी कि अंडे का कवच क्या है? धातु कार्बोनेट है। तो यानी कि धातु कार्बोनेट मैंने विलयन के अंदर डाला और मुझे क्या मिला? CO2 गैस मिली। तो धातु कार्बोनेट की जब अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी निकलती है। ठीक है, तो यानी कि धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ हुई है? अम्ल के साथ हुई है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। समझ गए? तो यानी कि ये जो विलयन है ये अम्ल का है, यानी कि इस विलयन में कोई ना कोई अम्ल है, जो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो समझ में आ गया? तो ऑप्शन में HCl दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप HCl को टिक कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली उसकी तरफ। अब
एक चीज़ आएगी उदासीन पदार्थ। ये क्या होता है उदासीन पदार्थ? जैसे हम कई बार मिर्ची बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके असर को ख़त्म करने के लिए हम चीनी खाते हैं। चीनी खाने से मिर्ची का असर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर हमने मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया हो तो उसका असर कम करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, नमकीन चीज़ खाते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ में, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर कोई अम्ल ले रखा है, ठीक है, ये अम्ल का विलयन है, घोल रखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे इस विलयन से अम्ल का असर ख़त्म करना है। जैसे मिर्ची का असर ख़त्म कौन करता है? चीनी, ठीक है। मिर्ची का असर किसने ख़त्म किया? चीनी ने। इसी तरह मुझे अम्ल का असर ख़त्म करना है इसमें से। वो असर कब ख़त्म होगा? जब मैं इसमें क्षारक मिला दूंगी। तो जिस तरह चीनी और मिर्ची एक दूसरे का असर ख़त्म कर देते हैं, इसी तरह अम्ल और क्षारक भी एक दूसरे का असर ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई चीज़ अम्लीय है तो हम उसके अंदर अगर क्षारक मिला देंगे तो अम्ल का असर ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके बाद होगा क्या? मान लो इसके अंदर मैंने 10 ml अम्ल मिला रखा था। अब मैं धीरे धीरे क्षारक डाल रही हूँ, 1-1 ml करके, ठीक है। एक साथ सारा नहीं डाला मैंने क्षारक, मैं 1-1 ml करके इसके अंदर क्षारक डाल रही हूँ। तो 10 ml था, पहले 1 ml क्षारक आया तो अम्ल का असर थोड़ा सा कम हो गया। फिर 2 ml आया, फिर अम्ल का असर थोड़ा सा कम हो गया। इसी तरह धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब अम्ल का असर पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं क्षारक डालूंगी, मान लो मैंने मैंने डाल दिया, मैंने 9 ml जो है वो क्षारक डाल दिया। 10 ml मेरा अम्ल था, मैंने इसके अंदर 9 ml क्षारक डाल दिया। अब जो है अम्ल का पूर्णतः असर ख़त्म हो चुका है। 10 ml अम्ल था, मैंने इसके अंदर धीरे धीरे करके 9 ml क्षारक डाल दिया। अब इस विलयन में अम्ल का पूर्णतः असर ख़त्म हो चुका है पूरी तरह। अब अगर मैं क्षारक और डाल दूं, मान लो मैंने 2 ml क्षारक और डाल दिया, तो अब ये जो विलयन है ये कैसा हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा। अब अम्ल का तो ख़त्म हो गया, अब क्षारक फालतू हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, तो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे का असर ख़त्म करते हैं। अगर उल्टा लिया होता, यानी कि इसके अंदर मैंने 10 ml क्षारक डाला होता और फिर मैं उसके अंदर यहाँ से धीरे धीरे करके अम्ल डालती, तो क्षारक का असर ख़त्म हो जाता धीरे धीरे करके। तो अब उदासीन पदार्थ कब होता है? जब अम्ल का या क्षारक का असर पूर्णतः खत्म हो जाए, पूर्णतः खत्म हो जाए, उसे तब उस पदार्थ को उदासीन कहेंगे। मतलब जो ना अम्ल है और ना क्षारक है, बीच में है, ना अम्ल है ना क्षारक है, वो उदासीन पदार्थ होगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले अम्ल और क्षारक एक दूसरे का असर ख़त्म करते हैं। अम्ल क्या होता है? साधारण भाषा में इसे हम एसिड कहते हैं। एसिड शब्द तो आपने बहुत सुना होगा। तो अम्ल और एसिड एक ही चीज़ है। अंग्रेज़ी में अम्ल को एसिड कहते हैं। तो अगर शरीर पे एसिड गिर जाए तो जल जाता है, तो उस जलन के असर को अगर ख़त्म करना हो तो उस पर क्षारक डाल दो तो एसिड का असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा करना नहीं। क्यों? वो मैं अभी बताऊंगी। हो तो जाता है, एसिड का असर ख़त्म कर देता है क्षारक, लेकिन अगर शरीर पे एसिड गिर जाए तो उसके ऊपर क्षारक मत लगा देना, क्योंकि
अभी मैं आपको कारण उसका बताऊंगी। ठीक है, तो उससे पहले हम एक अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये बहुत बार पेपर में आती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया हमने करा दी तो क्या मिलेगा हमें? लवण जमा जल। क्या मिल जाएगा? लवण जमा जल। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है। ये जो लवण है ये उदासीन होता है क्योंकि अम्ल का असर क्षारक ने ख़त्म कर दिया और क्षारक का असर अम्ल ने ख़त्म कर दिया। तो जो मिला हमें क्या मिला? वो उदासीन मिला, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आई बात? जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि इसमें मैंने 10 ml अम्ल ले रखा है, उसमें मैं क्षारक मिलाती रहूं तो ये कैसी अभिक्रिया करवा रही हूं मैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया करवा रही हूं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा? इस अम्ल का असर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर से मैं क्या डाल रही हूँ? क्षारक डाल रही हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे का असर ख़त्म कर देते हैं और जो हमें मिलता है वो लवण मिलता है जो उदासीन होता है और साथ में मिलता है जल। ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ध्यान से लिख लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ जिसमें हमें लवण और जल प्राप्त होता है और अम्ल का असर क्षारक खत्म कर देता है, क्षारक का असर अम्ल खत्म कर देता है। तो जहाँ पर दोनों का असर पूर्णतः खत्म हो चुका हो तब उस पदार्थ को उदासीन कहते हैं। अब मैंने क्यों मना किया कि अगर गलती से एसिड गिर जाए और उसके ऊपर क्षारक मत डालना, हालांकि असर तो ख़त्म कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, यानी कि जब मैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाऊंगी तो लवण और जल तो मुझे मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऊष्मा यानी गर्मी यानी कि ताप वो निकलेगा। तो वो क्या करेगा? गर्म कर देता है हर चीज़ को। तो जब हम अगर हमारे शरीर पे अगर कहीं एसिड गिर गया उसके ऊपर हम वो डाल दें, क्षारक डाल दें, तो क्या होगा? बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी जिससे हमारी खाल जल जाएगी। एसिड से तो जली हुई थी, उस ऊष्मा से और ज़्यादा जल जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वो क्या है? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जिसमें लवण और जल हमें मिलते हैं। और ये अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी है। तो इसमें ऊष्मा निकलती है और सारे तापमान को बढ़ा देती है, गर्मी निकलती है। ठीक है, तो गर्म कर देती है वो। इसीलिए जब भी ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिस बर्तन में, जिस बीकर में, कांच के बर्तन में हम ये अभिक्रिया करवा रहे होते हैं उसको बर्फ़ में रख के करवाते हैं, ताकि जो तापमान है, ये जो ऊष्मा निकल रही है, ये सारी की सारी जो है उस बर्फ़ के द्वारा ठंडी हो जाए, थोड़ा कम रहे तापमान, बढ़े ना ज़्यादा। ठीक है, उदासीनीकरण ऊष्माक्षेपी होती है। अब आ जाते हैं अगले विषय पर। अब एक सवाल है तुम्हारा NCERT का, उसमें लिखा हुआ है कि 10 ml NaOH है। NaOH यानी कि क्षारक है। ठीक है, इसका असर पूर्णतः ख़त्म करने के लिए, इसका जो असर है, असर को पूर्णतः ख़त्म करने के लिए 10 ml HCl यानी कि ये क्या है? अम्ल। 8 ml HCl लगती है, यानी कि 10 ml क्षारक का असर ख़त्म करने के लिए 8 ml अम्ल की ज़रूरत है। तो सवाल में पूछ रहा है 20 ml NaOH का असर ख़त्म करने के लिए पूर्णतः कितना HCl लगेगा? कितना? 10 ml के लिए लगता है कितना? 8 ml HCl। ठीक है,
पूर्णतः ख़त्म करने के लिए, ये क्षारक है, ये अम्ल है, तो इस क्षारक के असर को ख़त्म करने के लिए 8 ml लगेगा। तो अब हमें निकालना किसका है, 20 ml का। तो 1 ml NaOH का असर ख़त्म करने के लिए कितना लगेगा, 8/10 ml HCl, और निकालना कितने का है, 20 ml का। ठीक है, तो 20 ml में कितना लगेगा, 8/10 गुणा में 20। तो जब मैं काटूंगी इसको, 8 दूनी कितना आ गया, 16 ml HCl लगेगा। या इसको अगर आसान तरीके से देखते, 10 ml के लिए लग रहा था 10 ml NaOH के लिए लग रहा था 8 ml HCl, और 20 के लिए कितना लगेगा, यही पूछा है ना। तो सीधी सी बात है, 10 का 2 गुना 20 होता है, तो इसी तरह 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 16 ml HCl। तो आप इससे सीधा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये NCERT का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दिया। अब चलते हैं आगे। अब जो है अगली जो अभिक्रिया है वो किसकी अभिक्रिया है, धातु ऑक्साइड और क्षारक की, अम्ल की, धातु ऑक्साइड और अम्ल की। अब धातु ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो धातु Na, Mg, जिंक, फिर उसके बाद तांबा यानी कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इनके ऑक्साइड Na2O, MgO, ऑक्साइड कहाँ से है, ऑक्सीजन, ZnO, CuO, Al2O3। ठीक है, तो ये सब क्या है, धातु ऑक्साइड। और अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये सब। तो धातु ऑक्साइड इनमें से कोई भी हो सकती है, अम्ल इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जब इनकी आपस में अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, लवण जमा में जल। जैसे अगर मैं CuO की अभिक्रिया करवा रही हूँ HCl के साथ, तो क्या मिला मुझे, CuCl2 जो कि लवण है, और साथ में H2O यानी कि जल। तो धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करवाई जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। अभी अभी मैंने पीछे तुम्हें ये बताया उदासीनीकरण, इसमें मैंने क्या बताया, अम्ल की जब भी अभिक्रिया क्षारक के साथ होती है तो लवण और जल मिलता है। इसी मतलब जब दोनों का असर ख़त्म किया था हमने, तब जो लिखी थी अभिक्रिया, तो उसको मैं एक बार फिर से यहाँ लिख लेती हूँ। तो जब भी क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया हुई थी तब भी हमें क्या मिला था, लवण तथा जल मिला था, यही चीज़ मिली थी। तो यानी कि पूरी की पूरी अभिक्रिया तो एक जैसी है। ये देखो, अम्ल की जगह अम्ल, लवण की जगह लवण, जल की जगह जल, सिर्फ क्षारक की जगह क्या आ गया, धातु ऑक्साइड आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे धातु ऑक्साइड हैं वो असल में क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। तो यानी कि धातु ऑक्साइड की, इनमें से कोई भी धातु ऑक्साइड हो सकता है कि जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी, अम्ल इनमें से कोई भी हो सकता है, तो हमें लवण और जल मिलता है। जबकि उदासीनीकरण में क्या था, क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया जब हम करवा रहे थे तो हमें लवण और जल मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या है, जो धातु ऑक्साइड है ये क्षारक हैं। ठीक है, इसीलिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के इन्होंने क्या दिया, लवण और जल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। अब अगर मैं अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाऊं क्षारक के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, लवण तथा जल। अब अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड। अधातु क्या है, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, अधातु हैं। तो इनके ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन जुड़ी लगी हुई है इनके साथ, SO2, NO2, तो ये सब क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। और क्षारक कौन कौन से हो सकते हैं, NaOH हो सकता है,
KOH हो सकता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो अधात्विक ऑक्साइड इनमें से कोई भी हो और क्षारक इनमें से कोई भी हो, जब भी उनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो हमें लवण और जल मिलेगा। समझ में आई बात? जब भी अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक की अभिक्रिया होगी हमें लवण और जल मिलेगा। अगर मैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को दोबारा लिखूं जिसमें अम्ल और क्षारक का असर खत्म हुआ था, तो वो क्या थी? अम्ल को जब मैंने क्षारक के साथ मिलाया था तो मुझे क्या मिला था? लवण और जल। अभी बताया तो था। तो इसका मतलब क्या है? देखो फिर से पूरी अभिक्रिया एक जैसी है कि नहीं है? तो अब ये क्या दर्शाता है कि ये जो हमारे अधात्विक ऑक्साइड हैं ये क्या हैं? अम्ल हैं। ठीक है, तभी तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं? लवण और जल दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो फिर से मैं इन तीनों अभिक्रियाओं को दोबारा लिख रही हूँ। अम्ल और क्षारक जब भी मिलते हैं लवण और जल बनता है। तो यानी जब भी जिस भी अभिक्रिया में तुम्हें लवण और जल प्राप्त हो रहा हो, इसका मतलब उसके दोनों अभिकारकों में से एक क्या है? अम्ल है और दूसरा क्या है? क्षारक है। तो धातु जब मैंने अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई तो भी मुझे क्या मिला? लवण और जल। इसी तरह जब मैंने अधात्विक यानी कि अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई तब भी मुझे क्या? क्षारक के साथ, तब भी मुझे क्या मिला? लवण और जल। यानी कि जो धातु ऑक्साइड हैं वो क्षारक हैं और जो अधात्विक ऑक्साइड हैं वो अम्ल हैं। समझ में आई बात? तभी ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं? लवण और जल दे रही हैं। तो ये बात हो गई। धातु ऑक्साइड भी हमने देख लिया और अधात्विक ऑक्साइड भी हमने देख लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी करेंगे अगली वीडियो में।